हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 7। इसमें पहला टॉपिक है सुरकुंडा मंदिर रोपवे का शुभारंभ। सुरकंडा मंदिर है आपका टिहरी में। और जो ये टिहरी है यहाँ पे सुरकुंडा मंदिर जो है जौनपुर ब्लॉक में धनोल्टी से 8 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। और सुरकुंडा शिखर है, वहाँ पे है सुरकुंडा देवी का मंदिर। यहाँ पे रोपवे बन रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो सुरकुंडा देवी का मंदिर है यह एक सिद्धपीठ है और यहाँ सती जी का सिर गिरा था। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। गंगा दशहरा का मतलब हो गया मई के आसपास, तो एक विशाल मेला लगता है। इसे सुरकुंडा उत्सव कहते हैं और इसका आयोजन जो है टिहरी गढ़वाल के ज़िले में सुरकुंडा देवी के मंदिर के परिसर में होता है। इसमें देवी की वार्षिक पूजा के अवसर पर होता है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इस उत्सव पर भक्तगण पूजा पाठ के अतिरिक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी आते हैं। तो सुरकुंडा देवी जो मंदिर है इसका रोपवे एक जो है शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। और जो ये रोपवे है ये 502 मीटर लंबा रोपवे बनेगा। कितना लंबा बनेगा? 502 मीटर लंबा रोपवे। अगर हम रोपवे की बात करें तो फेमस रोपवे है ओलिका रोपवे। साथ में जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की साइड भी रोपवे बन रहा है। और साथ में जो है एक और रोपवे है और वो रोपवे है आपका हरिद्वार में नील बिल्व पे पर्वतों पे। एक में है मनसा देवी और एक में है चामुंडा देवी, तो वहाँ पे भी रोपवे है। तो उसी प्रकार का एक रोपवे बन रहा है यहाँ पे। तो हम रोपवे की बात ही कर रहे हैं, तो इससे पहले भी स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी हमने रोपवे के बारे में पढ़ा था, जो कि है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे, जिसका शिलान्यास जो है मोदी द्वारा किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को। वो 9.7 किलोमीटर लंबा रोपवे था। उसी का फेज़ 2 रोपवे बन रहा है जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड को होगा 3.3 किलोमीटर लंबा रोपवे। तो एक रोपवे ये बन रहा है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ का एक रोपवे। दूसरा रोपवे बन रहा है आपका गोविंद घाट से घाघरिया और हेमकुंड। ये जो गोविंद घाट से घाघरिया और हेमकुंड है, इससे घाघरिया के द्वारा जो है फूलों की घाटी में जा सकेगा और हेमकुंड के द्वारा जो है हेमकुंड साहिब में जा सकेगा। और यह विश्व का जो है सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड जो रोपवे है ये विश्व का सबसे लंबा रोपवे और सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। 12.4 किलोमीटर लंबा है ये रोपवे, इसलिए ये विश्व का सबसे लंबा रोपवे है। और ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पे है ये रोपवे। और ये कहाँ पे है? ये गोविंद घाट से घाघरिया है, मतलब चमोली में बोल सकते हैं। ये रोपवे जो है चमोली में है और ऊपर वाला जो रोपवे था वो चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में था। गौरीकुंड से केदारनाथ, सोनप्रयाग से गौरीप्रयाग। तो इसी तरह सुरकुंडा में भी जो है रोपवे बन रहा है। जो सुरकुंडा मंदिर का रोपवे है उसकी आधारशिला या फिर उसका जो लोकार्पण किया गया पुष्कर सिंह धामी द्वारा, सीएम उत्तराखंड के। और यहीं जो केदारनाथ और चमोली वाला हेमकुंड का रोपवे है उसके जो है आधारशिला रखी गई पीएम मोदी के द्वारा। अब उसके बाद अगला है क्रांति दिवस मेला राजकीय घोषित। तो क्रांति दिवस क्या है? ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में पीठ सैण में आयोजित क्रांति दिवस मेले में भाग लिया और इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया। क्रांति दिवस कहाँ होता है? पीठ सैण में। पीठ सैण क्रांति दिवस होता है पीठ सैण में, और ये किसके लिए होता है? चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में। और 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल क्या है? 23 अप्रैल 1930 में जो था पेशावर कांड हुआ था, तो ये पेशावर कांड के नायक हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान 2/18 गढ़वाल राइफल्स को पेशावर भेज दिया गया था। वहाँ चंद्र सिंह और उनके साथी छिपकर समाचार पत्रों में छपी घटनाओं को पढ़ते थे। 22 अप्रैल को पेशावर आ रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने के विरोध में पेशावर में जुलूस निकला गया और आम सभा हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष था। उन पर पत्थर फेंके गए, फौज की गाड़ी पे आग लगा दी गई। 23 अप्रैल को आंदोलन कर रही जंग कमेटी के 11 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इनके विरोध में किसी ने अंग्रेज़ों के ऊपर टायर डालकर आग लगा दी। इस बीच किसी ने किस्सा खनी बाजार में तिरंगा फहराकर हजारों पठान इकट्ठा हो गए। वहाँ अंग्रेजी सेना और जनसमूह आमने सामने आ गए।
मेजर रिकट ने लोगों से कहा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। इसका लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेज़ ऑफिसर बौखला गए और उसने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। उसके बाएं ओर खड़े चंद्र सिंह गढ़वाली ने तुरंत कहा, गढ़वाली सीज फायर। इसके बाद भी अंग्रेजी सैनिकों ने निहत्थे पठानों पर गोलियां चला दी, जिससे 30 लोग मर गए और 33 घायल हो गए। पठानों पर गोलियां न चलाने और अफसरों की आज्ञा का अवहेलना करने के जुर्म में गढ़वाली सैनिकों पर मुकदमा चला और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाली सैनिकों की तरफ से पैरवी की। 12 जून 1930 को 43 जवान और 17 पदाधिकारियों को 1 से 15 वर्ष तक की सज़ा सुनाई गई। चंद्र सिंह गढ़वाली को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जो बाद में 11 वर्ष की हुई। पेशावर कांड के सैनिकों को मृत्युदंड न देने के पीछे अंग्रेजों की यह सोच थी कि दुनिया को पता न चल जाए कि भारतीय सेना उनके खिलाफ हो गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। गांधी जी बोले, मुझे एक और चंद्र सिंह जैसा मिल जाए तो भारत कब का आज़ाद हो जाता। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि यह जो है दूधातोली श्रृंखलाओं से भी रिलेटेड हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं दूधातोली श्रृंखला से काफ़ी प्रभावित थे। यहाँ कोदिया बगड़ में उनकी समाधि है। कहाँ पे? कोडिया बगड़ में उनकी समाधि है। प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। तो 2 मेले लगते हैं, एक क्रांति दिवस का मेला लगता है उनके नाम पे, वो 23 अप्रैल को लगता है, और एक 12 जून को लगता है, उनकी याद में मेला लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। यहाँ का मतलब दूधातोली में। गैरसैंण चमोली का क्षेत्र भी इसी जगह पे है। ब्रिटिश काल में ये क्षेत्र चांदपुर परगने में था। अगला टॉपिक है शहीद नागेंद्र सकलानी मेला। 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश सरकार ने सकलाना टिहरी में प्रतिवर्ष 27 और 28 अप्रैल को, वेरी इंपॉर्टेंट, 27 और 28 अप्रैल, 23 अप्रैल क्या था? क्रांति दिवस, और 27 और 28 अप्रैल को आयोजित एक मेला है शहीद नागेंद्र सकलानी मेला। दोनों अप्रैल में है, नागेंद्र सकलानी और क्रांति दिवस। मेले को राजकीय बहुउद्देशीय मेला घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि नागेंद्र सकलानी के नाम पर यहाँ 1948 से ही मेला लगा आ रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं नागेंद्र सकलानी जी कौन थे। तो नागेंद्र सकलानी जी जो हैं टिहरी स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत प्रमुख थे। वो सकलाना रिवोल्ट के जननायक थे। वे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो कि वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष मानव कहते हैं, उनके बड़े भाई थे। नागेंद्र सकलानी जी का नाम टिहरी राज्य आंदोलन से जुड़ा है। इनके बारे में यह है कि प्रजातात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे थे। तीसरे दशक मतलब 20वीं मतलब 1930 के बाद से, तीसरा दशक मतलब 1930 और 20वीं शताब्दी का मतलब था 19वां, तो 1930 के बाद से जन आंदोलन होने लगे थे। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयास से प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो हमने जो अभी नाम पढ़ा नागेंद्र सकलानी जी, तो ये प्रजामंडल के मेंबर भी थे, श्रीदेव सुमन, दौलत राम और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ, जिसमें से श्रीदेव सुमन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अपने आप में काफ़ी फेमस है। दौलत राम है एक नया नाम, दौलत राम। तो नागेंद्र सकलानी जी इनके साथ थे। उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी, जिसने जन जागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। देव सुमन ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। सुमन गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए और मई 1944 में वे अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर संभाली दौलत राम ने, मोलू राम नौटियाल ने और नागेंद्र सकलानी ने। कौन कौन है? 3, दौलत राम, मोलू राम नौटियाल एंड नागेंद्र सकलानी। भारत की स्वतंत्रता होते ही, जैसे भारत स्वतंत्रता हुई, टिहरी के सकलाना एरिया में जो है विद्रोह फूट पड़ा। जन ने जनवरी 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। इस आंदोलन में जो कीर्तिनगर आंदोलन है 1948 का, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सकलाना रिवोल्ट हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था कीर्तिनगर आंदोलन। तो कीर्तिनगर आंदोलन जनवरी 1948 में हुआ था और इसमें जो है
मोलूराम भरदारी, क्या है नाम? मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए। तो नागेंद्र सकलानी जी और मोलूराम भरदारी ये आपके जो हैं शहीद हुए कीर्तिनगर आंदोलन से, जो है जनवरी 1948 में। और अगर हम देखें मोलूराम, क्या नाम इनका? मोलूराम भरदारी, मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी जी। और अगर हम देखें इन दोनों को नागेंद्र सकलानी जी को, तो ये प्रजामंडल से जुड़े थे, और जो प्रजामंडल है वो टिहरी राज्य आंदोलन से जुड़ा है। प्रजामंडल में जो है आपके 1944 में डेथ हुई थी श्रीदेव सुमन जी की, 1944 में, और 1948 में डेथ हो गई नागेंद्र सकलानी जी के। तो ये हैं नागेंद्र सकलानी जी, और इनकी ही याद में जो है 27 और 28 अप्रैल को क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है। अब जो सकलाना है टिहरी के पुजारा गांव में 16 नवंबर 1920 में जो है जन्मे थे नागेंद्र सकलानी जी, और उन्होंने 1948 में इनकी डेथ हुई थी। वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी ये छोटे भाई थे, और 1948 से पुजारा गांव में जो है इनकी याद में मेला लगता है। अब अगला है THDC बनाएगा सबसे बड़ा सौर पार्क। 15 अप्रैल 2022 को श्रीनगर में टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन व राजस्थान अक्षय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार है THDC राजस्थान में देश का सबसे बड़ा 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट की स्थापना करेगा। THDC देश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का स्थापना करेगा, वो है 10,000। और जो THDC है ये अंडर है ओनरशिप ऑफ NTPC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन है। और जुलाई 1988 में THDC का फॉर्मेशन हुआ था, और 1989 से यह जो है टिहरी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वर्क कर रहा था, और 1990s में इसने जो विस्थापन के कार्यों पे भी ध्यान दिया। फिर उसके बाद अगला है आपका वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट ये केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश को पर्यावरण, वन जीवन, पशुधन व मानव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बनाए गए वन हेल्थ प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अप्रैल 2022 में उत्तराखंड के पशुपालन व डेयरी विभाग में लागू किया गया। जो वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट है ना, ये सिर्फ भारत होने को केंद्र सरकार ने लागू किया है, और सबसे अच्छी बात है कि उत्तराखंड को चयनित किया है फॉर द पायलट प्रोजेक्ट टेस्टिंग। मतलब कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका पायलट फेज़ होता है, तो वो पायलट फेज़ के लिए जो है उत्तराखंड को सिलेक्ट किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। पर जो वन हेल्थ है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये एक बड़ी हायर एजेंसी का है, इंटरनेशनल एजेंसी का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसको इंडिया अपने यहाँ जो है स्टार्ट कर रहा है। और इसमें क्या है, कौन कौन सी एजेंसी जुड़ी हैं? तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ जुड़ी है OIH, फिर WHO है। ये 3 ट्राइलेटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इन तीनों ने मिलके यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली है और वन हेल्थ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, बोला गया है कि ह्यूमन, एनिमल और उसकी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, इसलिए हमें हर एक की डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखना है। और क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोविड-19 था उसमें लोगों को यह रियलाइज़ कराया कि मैक्सिमम ऑफ द इन्फेक्शंस जो ह्यूमन को होते हैं वो अपने सराउंडिंग के द्वारा ही होते हैं। तो अगर इंसान सजग रहेगा तो वो कई चीज़ों से बच सकता है, क्योंकि अबाउट 60% ऑफ द नॉन इन्फेक्शन डिजीजेज इन ह्यूमन एंड 75% ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीजेज आर काउज्ड बाय पैथोजन दैट ओरिजिनेट इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। बेनिफिट ऑफ वन हेल्थ क्या है? अगर ये स्कीम प्रोजेक्ट चल जाता है तो इसका बेनिफिट है, पहला कि इट विल रिड्यूस द पोटेंशियल थ्रेट, जो ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं इसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा है इट विल टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़वाएगा। थर्ड, इट विल इंश्योर फूड सेफ्टी, एंड फोर्थ, इट विल प्रिवेंट इन्वायरमेंटल रिलेटेड हेल्थ थ्रेट्स टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ये इस तरह से एक अच्छा स्कीम है। अब है उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष। 10 अप्रैल 2022 को देहरादून में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उत्तराखंड के विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के यशपाल आर्या जी, और उसके उपनेता हैं भुवन चंद्र कापड़ी। अब है लोक गायक नेगी को राष्ट्रीय पुरस्कार।
9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी सहित देश के कुल 44 हस्तियों को 2018 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2018 के लिए 2022 में मिला है, 2018 के लिए 2022 में मिला है किसको साहित्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को। अब जो ये संगीत नाटक एकेडमी ये है क्या, तो इसकी स्थापना जो है इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करी थी, जो बाद में एचआरडी मिनिस्ट्री हो गई थी, और 1952 में इसकी स्थापना की गई थी संगीत नाटक एकेडमी के। अभी जो है रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 2023 के लिए भी अवार्ड मिल चुका है, और ये 23 फरवरी को मिला था 2023 के लिए अवार्ड। और ये जो अवार्ड था इसको दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस बार जो है उत्तराखंड से प्रोफेसर दाताराम पुरोहित हैं जिनको जो है अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है। और इस बार जो है यह साल 2021 का अवार्ड मिला है इन्हें। और वैसे देखा जाए तो 2023 में जो अवार्ड मिले हैं, शायद अवार्ड जो मिले हैं संगीत नाटक एकेडमी का, ये 2019, 20 और 21 3 सालों के लिए एक साथ मिले हैं। 2022 में जो मिला था वो 2018 के लिए मिला था, और 2019, 20 और 21 के लिए जो है 2023 में मिला है। और इसमें इस बार कौन है उत्तराखंड से, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी। तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया हुआ है वाद्य यंत्रों पे, कलाओं पे, और जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिश हुआ है। ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। इसके साथ जो है कुछ और लोग हैं जिनको अवार्ड मिला है, जो फेमस हैं थोड़े, इसलिए उनका नाम पता होना चाहिए। तो शास्त्रीय गायक हैं छन्नू लाल मिश्र, शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्र हो गए, लोक गायक तीजन बाई हो गई, और भजन गायक हो गए अनूप जलोटा। इन लोगों को भी अवार्ड मिला है संगीत नाटक एकेडमी का, और 1952 से अवार्ड मिल रहे हैं क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप। 8 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सतर्कता विभाग द्वारा निर्मित भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप का शुभारंभ किया। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप, इसका जो है शुभारंभ किया। तो ये गुड गवर्नेंस के तहत हम इसको लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप उत्तराखंड का। अगला है पुष्कर सिंह धामी बने 12वें सीएम। 23 मार्च 2022 को देहरादून स्थित परेड गांव में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी और मंत्री के रूप में सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास व सौरभ बहुगुणा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया, ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में किसने शपथ ग्रहण किया, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। पुष्कर सिंह धामी व्यक्ति के रूप में राज्य के 11वें व पद के रूप में 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। इनकी आयु कितनी है, 36 वर्ष, मतलब ये मेरे हस्बैंड की एज के हैं। ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। कितना साल है इनका, 36 ईयर्स। ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। क्या उम्र है इनकी, 36 ईयर्स की। और ये जो है 11वां पद के रूप में ये 11वें हैं, और मुख्यमंत्री ये 12वें हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव, ये 5वीं विधानसभा है जो अभी हुई है, ये 5वीं विधानसभा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य की ये 5वीं विधानसभा है। इसका चुनाव कब हुआ था, 4 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसने मतदाताओं का औसत था 65.37%। मतदाताओं का मतदान का औसत कितना, 65.37% रहा। 70 सीटों के लिए कुल यह थी, और जिसमें 632 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 10 मार्च 2022 को मतों की गणना की गई, जिसमें रूलिंग पार्टी भाजपा को 47, कांग्रेस को 19, बसपा को 2 व निर्दलियों को 2 सीट मिली। इस बार 8 महिलाएं जो हैं विधायक बनी हैं, जिसमें से 6 महिलाएं भाजपा की हैं और 2 महिलाएं जो है कांग्रेस की हैं। 8 महिलाएं हैं। 26 मार्च 2022 को कोटद्वार पौड़ी में भाजपा विधायक रितु खंडूरी ने विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष जो है कोटद्वार को बिलोंग करती हैं, और रितु खंडूरी भूषण नाम इनका पूरा है। रितु खंडूरी इस पद को धारण करने वाली पहली महिला राज्य की महिला बनी है। 29 मार्च 2022 को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। तो पुष्कर सिंह धामी नए सीएम बने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहला तो फैक्ट ये है कि संस्कृत में अपना शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री कौन है, और ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में। ये मंत्री का नाम क्या है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। दूसरी बात, पहली बार महिला जो है विधायक स्पीकर बनी है, वो है रितु खंडूरी, और वो कहाँ की है, कोटद्वार की है। और तीसरी बार है कि इस बार जो है 8 महिलाएं जो है चयनित हुई है विधानसभा के लिए, जिसमें से जो हैं 6 भाजपा की हैं और 2 कांग्रेस की हैं।
और चौथी बात ये कि ये जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये सबसे युवा हैं। 36 जो है इसमें मुख्यमंत्री में नहीं, 36 ईयर्स की एज है इनकी। अब अगला है RIMC स्थापना दिवस। 13 मार्च 2022 को देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडिया मिलिट्री कॉलेज में शताब्दी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। यह भारत का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, RIMC क्या है? भारत का पहला सैन्य संस्थान है। RIMC भारत का पहला सैन्य संस्थान है। इसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 13 मार्च 1922। इसका उद्घाटन हुआ था 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अस्टम द्वारा किया गया था। 100 वर्ष के इतिहास से पहली बार है यहाँ कैडेट के रूप में लड़कियों का भी प्रवेश की परंपरा स्टार्ट की गई है। लड़कियों के लिए यहाँ 5 सीटें रिजर्व है, जिसमें इस बार जो है 2 सीटें भरी गई हैं। अब है देवेंद्र मेवाणी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड मूल के हिंदी भाषा लेखक देवेंद्र मेवाणी सहित देश के 22 भाषाओं के लेखक को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य श्रेणी के लिए पुरस्कार मिला। वरिष्ठ विज्ञान के लेखक व पत्रकार हैं 73 वर्ष के देवेंद्र मेवाणी। उन्हें यह पुरस्कार उनके नाटक में विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए अवार्ड मिला उन्हें? बाल साहित्य के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उनकी पुस्तक का नाम है नाटक में विज्ञान। मेवाणी मूल रूप से काला आगार गांव नैनीताल के हैं। इनके द्वारा लिखित अब तक 30 किताबों में से 27 विज्ञान से संबंधित हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरे यादों का पहाड़ है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेरे यादों का पहाड़। इन्हें अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, और जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सन 1954 से मिलता आ रहा है, और ये एक लिटरेली ऑनर्ड अवार्ड है, और ये 2 श्रेणियों में मिलता है, बाल और युवा। और इसी की तरह एक दूसरा था राष्ट्रीय पुरस्कार, वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। वो जो है थोड़ा और पहले से मिलता है, 2 साल पहले से, 1952 से। अब है ई श्रम पोर्टल उपयोग में तीसरा स्थान उत्तराखंड को। तो इसमें आया ई श्रम है क्या? ये एक नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो कि संचालित है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और इसमें जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन हो गए? कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर हो सकते हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, और अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर हो सकते हैं। तो इनका डाटा जो है पोर्टल में डालने के लिए उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला। अब ई श्रम पोर्टल से फ़ायदा क्या है कि इन सब की मैपिंग हो जाती है। अगर कोई स्कीम होती है जो इनके हेल्प के लिए हो, एलिवेशन के लिए हो, तो उसमें वो एप्लीकेबल आराम से हो सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल स्कीम है, मतलब पोर्टल है। अब इसमें क्या है कि 9 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार 30 जुलाई 2021 से 7 मार्च 2022 तक नेशनल ई श्रम पोर्टल में राज्य ने लगभग 29 लाख असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण कराए जा चुके हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। अब रुड़की में है, नेक्स्ट है रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर। 9 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार IIT रुड़की में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत CDEC द्वारा तैयारी, CDEC ने तैयार किया है सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। तो IIT, अब ना हर IIT में ऐसे परम करके कोई सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ का रुड़की का है IIT रुड़की, यहाँ पे है परम गंगा करके सुपर कंप्यूटर को CDEC ने इंस्टॉल किया है। इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है? 1.66 पेटा फ्लॉपिंग पॉइंट फ्लॉप में होता है। जो कंप्यूटर्स होते हैं ना उनका डाटाबेस, बाकियों का बिट्स होता है नॉर्मल कंप्यूटर का, पर इनका होता है फ्लॉप्स। तो इसका है 1.66 पेटा फ्लॉप पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। यहाँ सुपर कंप्यूटर लगाने का उद्देश्य है IIT रुड़की और इसके आसपास के शैक्षिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर देना, मतलब जल्दी जल्दी कार्य हो सके कंप्यूटर के थ्रू, उसके लिए बनाया गया है। परम गंगा CDEC ने बनाया है और रुड़की में लगाया है। अब यमुना घाटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं। 4 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार, अब हम यमुना घाटी कह रहे हैं तो उत्तरकाशी होगा। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की पहल पर शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले के देवल गांव, कौन सा गांव है? देवल गांव के निकट एक पाषाण मतलब पत्थर का निर्मित महिष मतलब भैंसा मुखी
चतुर्भुज 4 भुजा वाले भैंसा का मुंह है, 4 हाथ हैं, मानव प्रतिमा की खोज की है और माना जा रहा है कि ये प्रतिमा जो है सिंधु सभ्यता से जोड़ी कर देखी जा रही है। तो ये करंट अफेयर में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है कि उत्तराखंड का देवल करके कोई जगह है उत्तरकाशी में, यमुना घाटी के पास। वहाँ पे क्या मिला है, एक पाषाण मतलब पत्थर का स्कल्पचर मिला है जिसमें इंसान की जो है बॉडी है, उसके 4 हाथ हैं और मुंह है भैंसे का, और इसको माना है सिंधु सभ्यता के टाइम का। अब है अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन। 28 फरवरी 2022 को राज्यपाल ने देहरादून स्थित राजभवन से अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन मतलब साइकिल चला रहे हैं, अतुल्य गंगा करके नाम है इसका, 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। गंगा स्वच्छ और गंगा पुनर्जीवन का संदेश। तो इसका संदेश क्या है, गंगा की स्वच्छता और गंगा को पुनर्जीवन के संदेश के लिए गंगोत्री से 2 मार्च 2022 से गंगा सागर का है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे गंगा मतलब एक तरह से अब वेस्ट बंगाल के बाद तो गंगा जो है दूसरी कंट्री में चली जाती है ना, बांग्लादेश में, तो पूरी लेंथ में जो इंडिया में जाती है उतनी दूर तक जो है साइकिल चला के जाएंगे, गंगोत्री से गंगा सागर तक वेस्ट बंगाल में तक चलने वाली पूर्व सैनिकों, इन्होंने ये पूर्व सैनिकों की है। इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर, रिटायर्ड हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर जो हैं इसका संचालन कर रहे हैं।